बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक शुरफा की पार्टी के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये शुरफा इस्लामाबाद के होंगे। इसके अलावा इस्माइल हानिया ईरान में शहीद कर दिए गए, एक आइडियल मौत, लेकिन कुछ सवालात भी हैं। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि ये जो IPPs हैं, ये जो मुआहदे हैं बिजली के, ये आज आपके सामने तफसील से रखूंगा और आप 2054 तक बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाफिज नईम धरना दें या जो मर्जी करें, इसके आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा। और इसके अलावा जो है वो आपने ट्रकों के पीछे और आपने ट्रालियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, जिद मेरी मजबूरी। पाकिस्तान में ये फिल्म खिड़की तोड़ रश ले रही है और हर तरफ से एक ही आवाज है कि जिद मेरी मजबूरी। बस जिद पे ये मुल्क चल रहा है और किस तरह चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है जी। अब पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि शुरफा की जो है वो पार्टी, वो कौन है? गोरा सा घुंघराले बालों वाला। हैरत है, तुम्हें नहीं पता? ओ बाबा, ये बड़ी बला है, बहुत बड़ा स्मगलर है। अच्छा, और वो चीचक के दागों वाला, वो बड़ी तोंद वाला है तो सरकारी मुलाजिम, लेकिन अल्लाह माफी कम अज कम अरबपति होगा। बेटी को 8 कनाल का फर्निश्ड घर दिया है, गाड़ियां दी हैं, वगैरह वगैरह। और वो जो खाए ही जा रहा है, जिसने विग लगाई हुई है, अच्छा वो लकीरदार सूट वाला, उसका तो रोजाना स्कॉच और विस्की का खर्च ही हजारों में है। करता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी करता है। क्या चांद सितारे सप्लाई करता है? नहीं यार, शायद सड़कें वगैरह बनाता है। और वो औरत जो बाजुओं और पेट की नुमाइश कर रही है, वो काली साड़ी वाली जिस पर गोल्डन सी पट्टी है, लानत है, तुम उसे भी नहीं पहचानते। और तुमने गौर नहीं किया उसके काले और ग्रे सैंडल्स की एड़ी 18 कीरात गोल्ड की है। ये मशहूर गुलकारा है। कोई स्मगलर, कोई रिश्वतखोर, कोई उचक्का, कोई गाने वाली। तुम तो कह रहे थे तुमने शुरफा को पार्टी पर बुलाया है। यही तो शुरफा हैं पगले। अगर आपने कभी शुरफा की पार्टी करनी है, और खासकर यहां जहां पे मैं रहता हूं, यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, तो फिर ये शुरफा आपको मिलेंगे पाकिस्तान की हर तकरीब में, पाकिस्तान की हर पार्टी में, यौम आज़ादी के मौके पर, और 1 मई को, और 6 सितंबर को, और 14 अगस्त को ये इज्तिमा जो है ये आपको नजर आएगा। और यही पाकिस्तान के शुरफा हैं। अब जो होश रुबा आपके सामने जो है वो हकायक रखने हैं, वो हकायक ये हैं कि वो हकायक मैं आपको बताता हूं बिजली के बारे में, कि ये जो नईम साहब, हाफिज नईम साहब धरना दे रहे हैं और जो है वो सारा कुछ किया जा रहा है, तो ये गिरवी कब तक हैं हम लोग, ये आपने जरा गौर करना है। इंशाल्लाह 2054 यानी अगले 30 साल तक किराए के बिजली घरों के मुआहदे खत्म नहीं होंगे। इसलिए चक्करबादियों में कोई ना आए, तफसील मुलाहिदा फरमाएं। ये मैं आपके सामने तफसील रखता हूं। ब्लू स्टार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 अगस्त 2008 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 अक्टूबर 2034 तक का मुआहदा किया गया है, पहला। दूसरा, फ्रंटियर मेगा स्ट्रक्चर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को 27 जुलाई 2012 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 अक्टूबर 2044 तक मुआहदा किया गया है। 3, KA पावर लिमिटेड को 12 जून 2023 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2059 तक मुआहदा किया गया है। उसके बाद जी
ग्रामी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जनवरी 2014 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जून 2047 तक का मुआहदा किया गया है। के पावर लिमिटेड को 12 जून 2023 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2059 तक मुआहदा किया गया है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बालाकोट हाइड्रो पावर प्लांट को 22 नवंबर 2022 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 नवंबर 2057 तक का मुआहदा किया गया है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोरकन माइल्टन हाइडल पावर प्लांट को 15 सितंबर 2022 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2053 तक का मुआहदा है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रोरा हाइडल पावर प्लांट को 24 अक्टूबर 2018 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 नवंबर 2049 तक मुआहदा किया गया है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दारुल ख्वार हाइड्रो पावर प्लांट को 19 मई 2017 को लाइसेंस जारी किया गया। इस कंपनी के साथ 30 जून 2047 तक का मुआहदा है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्यूरी हाइड्रो पावर प्लांट को 29 अप्रैल 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 जून 2050 तक का मुआहदा है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोटो हाइड्रो पावर प्लांट को 16 अक्टूबर 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2050 तक का मुआहदा किया गया है। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लावी हाइड्रो पावर प्लांट को 9 फरवरी 2021 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 31 अक्टूबर 2051 तक का मुआहदा किया गया है। पख्तूनख्वा हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन माछी हाइड्रो पावर प्लांट को 27 नवंबर 2013 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 अप्रैल 2044 तक का मुआहदा किया गया है। सरहद हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिहोर हाइड्रो पावर प्लांट को 26 नवंबर 2009 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 नवंबर 2039 तक मुआहदा है। पख्तूनख्वा हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रानीवाला हाइड्रो पावर प्लांट को 27 नवंबर 2013 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जून 2024 तक का मुआहदा है। पख्तूनख्वा हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेशन हाइड्रो पावर प्लांट को 4 सितंबर 2013 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 3 सितंबर 2029 तक का मुआहदा किया गया है। पख्तूनख्वा हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शीशी हाइड्रो पावर प्लांट को 4 सितंबर 2013 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 3 सितंबर 2039 तक मुआहदा किया गया। सेफको हाइड्रो पावर प्लांट को 29 अप्रैल 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 मार्च 2054 तक का मुआहदा किया गया है। उसके बाद है सफायर हाइड्रो लिमिटेड को 25 अगस्त 2021 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 31 दिसंबर 2054 तक का मुआहदा किया गया है। हाइड्रो पावर प्लांट को 23 अगस्त 2013 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 मार्च 2047 तक का मुआहदा किया गया है। डेविस एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड को 26 फरवरी 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 जून 2040 तक का मुआहदा किया गया है। फौजी कबीरवाला पावर कंपनी लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2029 तक का मुआहदा किया गया। गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को 26 फरवरी 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2029 तक का मुआहदा किया गया।
हबीबुल्ला कोस्टल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ सितंबर 2029 तक का मुआहदा किया गया। जापान पावर जनरेशन लिमिटेड को 11 मई 2004 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 जून 2033 तक का मुआहदा किया गया। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2027 तक का मुआहदा किया गया है। TNB लिबर्टी पावर लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2026 तक मुआहदा किया गया है। रोशन पाकिस्तान पावर लिमिटेड को 28 अगस्त 2006 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2029 तक का मुआहदा है। सबा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2029 तक का मुआहदा किया गया। सदर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड को 11 मई 2004 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 10 मई 2033 तक का मुआहदा किया गया। टपाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 9 मार्च 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 19 जून 2029 तक का मुआहदा किया गया। उच्च पावर प्राइवेट लिमिटेड को 8 जून 2022 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 17 अक्टूबर 2030 तक का मुआहदा किया गया। AES लाल पीर प्राइवेट लिमिटेड को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2027 तक का मुआहदा किया गया। AES पाक जनरेशन प्राइवेट कंपनी को 26 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2026 तक का मुआहदा किया गया। अल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड को 22 सितंबर 2004 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 5 जून 2031 तक का मुआहदा किया गया। अलका पावर प्राइवेट लिमिटेड हाफजाबाद को 13 अक्टूबर 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2042 तक का मुआहदा है। अलका पावर प्राइवेट लिमिटेड साहिवाल को 10 मार्च 2011 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2042 तक का मुआहदा किया गया है। ब्लू स्टार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 13 फरवरी 2018 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जून 2050 तक का मुआहदा किया गया। चिनाब एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 14 अक्टूबर 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2042 तक का मुआहदा किया गया। इसके बाद है जी गोगेरा हाइड्रो पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2050 तक का मुआहदा किया गया। लाहौर जंगजांग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 9 अगस्त 2013 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जनवरी 2047 तक का मुआहदा किया गया। मंडी बहाउद्दीन एनर्जी लिमिटेड को 23 अगस्त 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 मई 2051 तक का मुआहदा किया गया। मेहर हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड को 27 नवंबर 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जून 2050 तक का मुआहदा किया गया। मुंतहिन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 18 मार्च 2014 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 31 दिसंबर 2046 तक मुआहदा किया गया। ओलंपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 26 जनवरी 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जून 2044 तक का मुआहदा किया गया। ओलंपिया हाइड्रो पावर लिमिटेड को 6 अगस्त 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2043 तक का मुआहदा किया गया। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को 30 जून
30 जून 2015 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 27 फरवरी 2046 तक का मुआहदा किया गया। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी को 27 जून 2014 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 13 नवंबर 2044 तक का मुआहदा किया गया। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को 27 जून 2014 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 अक्टूबर 2044 तक का मुआहदा किया गया। पंजाब हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड को 6 अगस्त 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 14 मार्च 2043 तक का मुआहदा किया गया। रसूल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड को 6 अगस्त 2010 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 24 फरवरी 2043 तक का मुआहदा किया गया। टेंडिडेंट पावर GR प्राइवेट लिमिटेड को 6 सितंबर 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 14 फरवरी 2050 तक मुआहदा किया गया। ट्राइडेंट पावर JB प्राइवेट लिमिटेड को 5 जनवरी 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 14 नवंबर 2048 तक का मुआहदा किया गया। इनरटेक क्वेटा सोलर प्राइवेट लिमिटेड को 30 अगस्त 2019 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 जून 2045 तक का मुआहदा किया गया। इनरटेक बोस्तान सोलर प्राइवेट लिमिटेड को 11 जनवरी 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 जून 2045 तक का मुआहदा किया गया। P&G एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 17 जनवरी 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 सितंबर 2046 तक मुआहदा किया गया। चच पाक पावर प्राइवेट लिमिटेड को 13 नवंबर 2019 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2052 तक का मुआहदा किया गया। चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 8 सितंबर 2016 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 7 अगस्त 2043 तक मुआहदा किया गया। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 29 सितंबर 2016 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 28 जनवरी 2048 तक का मुआहदा किया गया। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 29 सितंबर 2016 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 8 जनवरी 2048 तक का मुआहदा किया गया। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड को 15 फरवरी 2018 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 मार्च 2050 तक का मुआहदा किया गया। सदीक सन्स एनर्जी लिमिटेड को 8 अगस्त 2018 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 31 मई 2051 तक का मुआहदा किया गया। थल नोवा पावर थल प्राइवेट लिमिटेड को 1 फरवरी 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2049 तक का मुआहदा किया गया। थर एनर्जी लिमिटेड को 7 जून 2017 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 28 फरवरी 2050 तक का मुआहदा किया गया। जून 2016 को लाइसेंस जारी किया गया। कायदे आजम थर्मल पावर लिमिटेड को 2 जून 2016 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 दिसंबर 2047 तक का मुआहदा किया गया। अज़गौर हाइड्रो पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 31 दिसंबर 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 31 दिसंबर 2054 तक का मुआहदा किया गया। जिस तरह के गंदे मुआहदे करके पाकिस्तानी अवाम को उम्र भर लूटने का गंद डाल दिया गया है, इससे पाकिस्तानी अवाम कभी खुशहाली की तरफ नहीं आ सकेंगे। सुने और सर धुने, यानी 2 दफा अगर टाइम मिले तो 2 दफा सुनना है। आने वाली नस्लों का भी बंदोबस्त कर गए हैं आने वाली। अब इलाज क्या है? इलाज ये है कि इमाम खुमैनी की तरह कोई आकर ना, इमरान खान आए, कोई भी आए, वो मुकर जाए कि जिन्होंने किए थे ना उनसे लो। हम ये 40 खानदानों को, ये सारे 40 खानदानों के रिश्तेदार, भतीजे, चाचे, मामे, बहनोई, दामाद, समधी, ये सारे एक ही उसमें ये चल रहा है।
یہ معاہدے ہیں اور ان کی جو لمٹ ختم ہو رہی ہے وہ 59 تک جا رہی ہے، 59 تک۔ یہ سارا کچھ، یہ سارے بندے ہوئے ہیں، بجلی پیدا کریں نہ کریں، کیپیسٹی پیمنٹ۔ آپ کو ایک دن مثال دی تھی کہ آپ کراچی جانے کے لیے بس پہ جاتے ہیں، کنڈکٹر کہتا ہے جی 3000 کرایہ، آپ کہتے ہیں کنڈکٹر کہتا ہے 1.5 لاکھ کرایہ، تو آپ کہتے ہیں کرایہ تو 3000 ہے، وہ کہتے ہیں جی بس میں 50 سیٹیں ہیں، 50 سیٹوں کا 3000 کے حساب سے 1.5 لاکھ بنتا ہے، آپ 1.5 لاکھ دیں، کراچی لے جاتے ہیں۔ یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ، بنائیں نہ بنائیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے، ڈالرز میں، ڈالرز اوپر نیچے ہوتا رہے۔ عمران خان فکس کر گئے تھے، عمران خان نے ایک احسان یہ کیا تھا کہ ڈالر کی قیمت فکس کر گئے تھے، ڈالر اوپر جائے ڈالر نیچے، کیونکہ ان کے بس میں تھا نہیں۔ یہ 59 تک معاہدے ہیں، سٹیٹ کی گارنٹی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور ان سے مکر جائے، اور ان کو، کیونکہ یہ اپنی نسلوں کا بندوبست کر گئے ہیں، نسلوں کا، مریم کے بچوں کا، بلاول کے بچے اگر ہوئے تو اس کا، سب کا یہ بندوبست کر گئے ہیں۔ یہ میں نے کہا ذرا آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد ایک انتہائی افسوسناک خبر وہ یہ کہ ایران کے صدر کی حلف جو ہے نا تقریب حلف برداری میں آئے ہوئے تھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ، اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑا سوال ہے ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی پہ، کیونکہ ایران کا اپنا ایٹمی سائنسدان اسی طرح جو ہے نا وہ شہید ہوا۔ اب اسماعیل ہانیہ دیکھ لیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ راتوں رات پروگرام بنا ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کب جائیں گے، کس وقت تقریب میں ہوں گے، کس وقت واپس آئیں گے، کس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے، یہ سارا کچھ۔ اور اس سے پہلے بنجمن نیتن یاہو امریکہ کا دورہ کر چکے تھے، وہ امریکہ سے لازمی اجازت لے چکے ہوں گے، کیونکہ یہ اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے یہ بہت بڑے بحران کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی ایک بار پھر، جسے وہ پاسداران انقلاب کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، اس کی ناکامی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک اتنا جو ہے ہائی پروفائل جو ہے وہ پرسن وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ کا مہمان ہے، اور آپ نے اس کی سیفٹی کے لیے کیا کیا؟ یعنی حماس کا جو ہے یہ سافٹ چہرہ تھے، یہ مذاکرات والا چہرہ تھے، یہ بات چیت کرتے تھے، یہ ملکوں جاتے رہتے تھے، اور حماس کا اور فلسطین کا جو ہے وہ مقدمہ یہ پیش کرتے رہتے تھے۔ یعنی باقی حماس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگجو ہے، تو یہ ان کا سافٹ چہرہ تھے۔ تو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس نے سب سے زیادہ جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ایران کی سیکیورٹی پہ اور خاص کر ایران کی انٹیلیجنس پہ اٹھائے ہیں کہ ایران کی انٹیلیجنس اتنی ناقص تھی کہ وہ اتنے دنوں کے منصوبے کو ٹریس نہ کر سکی۔ یہ اسماعیل ہانیہ یہ حماس کے سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ میں اپنے معزز ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اسماعیل ہانیہ ایک دفعہ حماس الیکشن میں جیتی تھی، میرا خیال ہے 2002 تھا، اس میں یہ وزیر اعظم بھی بن چکے تھے فلسطین کے، اور ان کے 70 سے زیادہ جو خاندان کے افراد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ عید الفطر والے دن ان کے جو ہے وہ 2 بیٹے اور 3 پوتے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جس پہ اسماعیل ہانیہ کا رد عمل یہ تھا کہ الحمدللہ۔ ان سے پہلے جو سربراہ تھے عبدالعزیز، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے لیے جو آئیڈیل موت ہوگی وہ ایک اسرائیلی اپاچی ہیلی کاپٹر کے میزائل سے ہوگی، میں ہارٹ اٹیک سے یا بستر پہ نہیں مرنا چاہتا، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ عبدالعزیز کو بھی شہید کیا گیا۔ اب اسماعیل ہانیہ کے لیے یہ ایک آئیڈیل شہادت ہے، یہ ایک آئیڈیل موت ہے، کیونکہ ان کی عمر اب کافی ہو چلی تھی، ان کا پورا خاندان نبیوں کی سرزمین پر قربان ہو گیا، ان کے لیے ایک علیحدہ مقام ہوگا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو کدھر گئے مسلمان، کدھر گئی OIC، کدھر گئے ایٹم بم، اور کدھر گئے جو ہے نا وہ اسلامی اتحاد؟ کچھ بھی نہیں۔
وہ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال اسماعیل ہانیہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس سے بڑے جو سوالات ہیں وہ ایران کی سیکیورٹی پر اور ایران کی انٹیلیجنس پر اٹھتے ہیں۔ ایک مہمان کو اتنی دنیا میں امبیرسمنٹ، اتنی دنیا میں شرمندگی کہ جو ایک تقریب میں آیا ہوا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کی جا سکی، اور دل میں بڑا عجیب خیال آیا کہ کاش شہباز شریف چلے جاتے، اور لیکن ان کو کن نے نشانہ، ان بغیرتوں کو کس نے نشانہ بنانا ہے؟ یعنی ان کو پتہ ہے ان کے ڈنک نکلے ہوئے ہیں، ان میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے، ان میں جو ہے نا وہ حریت نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ جو ارطغرل ہر قسط میں کہتا ہے کہ جی وہ حریت یا شہادت، یہ تو اسماعیل ہانیہ جیسے لوگوں کا منشور ہوتا ہے نا۔ ان پالشیوں کا کدھر؟ ان کا تو ٹیٹیاں اور ان کی تو منی لانڈرنگ اور ان کا تو یہ سارا کچھ منشور ہے۔ بہرحال ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان پہ جو ہے وہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ضد میری مجبوری۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی، پارلیمانی جماعت تھی اور پارلیمانی جماعت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ضد آپ کو پتہ ہے، جس طرح میں نے کہا، انہوں نے قومی اسمبلی میں قانون پیش کر دیا کہ جو مقررہ مدت ہے نا اس میں جو ہے وہ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب مدت گزر گئی ہے، لہذا جو 39 ارکان پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیے ہیں وہی ہوں گے، باقی 41 ہمارے شکار ہوں گے، کیونکہ منڈی بہاؤدین کے ایک ایم این اے کو اینٹی کرپشن گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، ان پہ نامعلوم افراد پڑ گئے ہیں اور اس ایم این اے کو اینٹی کرپشن سے چھڑا کر لے گئے ہیں، اور اینٹی کرپشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے بھی پتہ ہے۔ وہ ادھر اغوا کر کے پہلے اینٹی کرپشن لے جا رہی تھی، وہاں سے اور افراد نے گرفتار کر لیا۔ دیکھا ہے کبھی ایسا ملک؟ دیکھیے کبھی ایسی بستی؟ لوگوں کی حالت دیکھیں، لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں، اور یہاں ضد میری مجبوری، کہ ضد ہے جی۔ یعنی اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو فیصلہ کریں، یہ اجلاس بلائیں یہ تلنگوں کا، یہ فارم 47 والوں کا، 1 منٹ میں قانون پاس کروائیں اور پھر سپریم کورٹ کو بند کریں، ہائی کورٹس کو بند کریں، وہ فیصلہ کریں آپ قانون بنوا لیں، وہ فیصلہ کریں آپ قانون بنوا لیں۔ تو یہ تو پھر اسی طرح آپ کریں۔ پھر سپریم کورٹ کے وہ جو 16 لاکھ مہینہ اور وہ جو مراد اور وہ سارا کچھ کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ پاکستان کے ملک کی ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں کہ ججز چھٹیوں پہ ہیں، ہے نا مزیدار بات؟ اسکول کے بچے تو چھٹیوں پہ ہیں، 5 جو ہے نا ہزار 5 جو ہے نا 1000 ٹن کا اے سی لگا ہوا ہے۔ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاتا ہوں چھٹیوں پہ، پیچھے سے ظلم بھی بند کر دیتے کہ ظلم۔ آج طارق محمود جہانگیری نے وہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، بجائے وہ کیس سننے کے کہ کیس سننے اور جو جیتے ہیں ان کو فارم 45 کے مطابق، انہوں نے کہا کہ یہ چھٹیوں کے بعد اب ہوگا، اور اگست سارا چھٹیاں ہیں، ہے نا مزیدار بات؟ چھٹیوں پہ جج چھٹیوں پہ ہیں، عدالتیں بند ہیں۔ ذرا گوگل کر کے کسی اور ملک میں بھی دیکھ لیں کہ ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال جی، ضد میری مجبوری، وہ سلطان رائی اس طرح نہیں گنڈاسا کر کے کہتا ضد ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک نہیں چلنے دینا، ہم نے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ آخری دن یعنی سقوط ڈھاکہ سے میرا خیال ہے 10 دن پہلے سروے آیا تھا کہ یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ یہ 90% مقبول ہے، اور لوگ ان پہ صدقے واری ہیں۔ یہی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ ہم جو کہیں لوگ اس کو صحیفہ مانیں۔ کیوں صحیفہ مانیں؟ کیوں مانیں؟ ہم پہ کیا پابندی ہے کہ ہم صحیفہ مانیں آپ کی بات کو؟ لیکن ضد چل رہی ہے۔ ادھر اب سپریم کورٹ کے ججز کیا کرتے ہیں؟ صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا اس کا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ طاقت سے، دھون سے، دھاندلی سے اور پولیس سے یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ عمران خان صاحب جتنا کہتے رہے مذاکرات کا، عمران خان صاحب سوچتے ہیں پاکستان کا کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، ملک اس
جو ہے بحران سے نکل جائے، لیکن نکالنے والے بالکل نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی پہلی کو تنخواہ مل جاتی ہے، پروٹوکول پورا ہے، ہر چیز پوری مل رہی ہے، خوار ہو رہا ہے تو عام بندہ خوار ہو رہا ہے۔ اور عام بندے کا پہلے میں نے شرفا کی پارٹی بتا دی، ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، خبریں اور بہت زیادہ ہیں، لیکن ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔